नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल देख रहे थे। जैसा कि आप सबको पता होगा या फिर कोई भी ये पहली बार देख रहा है, तो इससे पहले हम योगा एंड स्पोर्ट्स फिनिश कर चुके हैं, है ना। जो कि आपको आपको पता है 20 मार्क्स के ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से एक योगा एंड स्पोर्ट्स है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद में हम लोग एक एक करके सारी सब्जेक्ट जो हैं 20 मार्क्स के, वो फिनिश करेंगे। बात बिहेवियर की करें तो इसमें भी आपको पता होगा ये 20 मार्क्स का सब्जेक्ट है, और इसमें 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल ये 7 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं है। दो इसकी वोकेबलरी थोड़ी सी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पार्ट है किसका, साइकोलॉजी का, है ना। साइकोलॉजी का पार्ट है। हम ये रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं, इसलिए आप इसको रिवीजन के तौर पे देखें। अगर आपको ये बहुत डिटेल्ड में पढ़ना है तो मैं आपको बताऊं कि क्लास 12th की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी है ना, उसमें 3 चैप्टर्स हैं जो कि आपके आरएस मेंस का 20 नंबर का सिलेबस कवर करते हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। या फिर अगर आपके पास बाद में आपको पढ़ना है, तो हम लोग जैसे ही आपका एक बार ये मेंस खत्म हो जाता है ये वाला, उसके बाद में हम लोग इसको डिटेल्ड वे में भी कवर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग बिहेवियर, व्यवहार के बारे में। अब ये जो व्यवहार टॉपिक है ना, ये जो छोटे छोटे 20 मार्क्स वाले टॉपिक्स हैं, इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात तो यह है कि इनको सिलेबस में इंक्लूड किया गया। और इनकी बुरी बात क्या है कि ये इतने अच्छे और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। इसमें से कुछ जैसे योगा एंड स्पोर्ट्स हो गया, बिहेवियर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सारे इतने अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कि इनको थोड़ा तो विस्तृत तौर पे लेना चाहिए था। जैसा मैंने आपको बताया कि क्लास 12 की एनसीईआरटी है, इसके 3 चैप्टर से ही आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। तो भाई एक पूरी किताब तो देते कम से कम। चलो वो सब एनीवे, हम लोग देखते हैं बिहेवियर। सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। तो ये देखो, बिहेवियर हम लोग लेक्चर्स बनाएंगे तो 4 लेक्चर्स बनाएंगे मोटे तौर पे देखा जाए। तो आपके सिलेबस में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इंटेलिजेंस सबसे पहले, बुद्धि दिया हुआ है, फिर पर्सनैलिटी, फिर लर्निंग दिया हुआ है, अधिगम और मोटिवेशन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मोटे तौर पे 4 टॉपिक्स है, तो हम लोग 4 लेक्चर्स में इसको फिनिश करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्या सब टॉपिक्स दिए हुए हैं? कॉग्निटिव इंटेलिजेंस क्या होता है, सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कल्चरल इंटेलिजेंस क्या होता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये दिया हुआ है। पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या क्या हैं और उसके अलग अलग टाइप्स क्या क्या हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनालिटी या डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है, और पर्सनालिटी का असेसमेंट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में। फिर लर्निंग और मोटिवेशन, अधिगम और अभिप्रेरणा में स्टाइल्स ऑफ लर्निंग के बारे में, जो कि आप कर ही रहे हो, इतने मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप बहुत सारी लर्निंग आपको करनी पड़ रही होगी, तो उसके हम अलग अलग स्टाइल्स देखेंगे। मॉडल्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात करेंगे। कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, भूलता क्यों है इंसान, उसके कारण देखेंगे। और असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन की हम लोग बात करेंगे। फिर लास्ट में स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस का क्या नेचर है, स्ट्रेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, स्ट्रेस के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, और स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हैं, इसका मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। और बाकी दो तीन चीजें और देखेंगे, जैसे कि प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या रोल है और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, तो आज हम अपना पहला टॉपिक इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में बात करेंगे। अब बुद्धि को मोटे तौर पे देखा जाए तो इसकी बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है। अलग अलग स्कॉलर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। और जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो अगर हम किसी स्कॉलर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो वो डेफिनेशन हमको एज इट इज याद होनी चाहिए। ठीक है, वो रटी हुई होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड, उसमें आप मन से बना करके नहीं लिख सकते हो। बिहेवियर में कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें आप जो ग्रामेटिकल चीजें होती है, ग्रामर तो फिर भी आप बना करके लिख सकते हो, है ना। ग्रामर तो फिर भी आप बना करके लिख सकते हो, पर जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आपको एज इट इज पुट करने हैं। ठीक है, तो हम इंटेलिजेंस के बारे में शुरू करते हैं। अब देखो, बुद्धि क्या है? बुद्धि की डेफिनेशन कई जगह मिलती है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हमको बुद्धि की परिभाषा मिलती है, एल्फ्रेड बिने एक स्कॉलर है, उनके द्वारा, वेशलर के द्वारा, और एनसीईआरटी में भी कुछ डेफिनेशन, गार्डनर और स्टर्नबर्ग के द्वारा एक डेफिनेशन है। ये पांचों डेफिनेशन आपको याद करनी है, क्योंकि इनमें से कोई सी भी अलग से भी पूछी जा सकती है, और जनरलाइज भी पूछे तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन हम लिखेंगे। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है, बुद्धि क्या है? ये कहती है बुद्धि प्लक है ना। बुद्धि क्या है? प्लक। अब प्लक का क्या मतलब हुआ? प्लक से मतलब हुआ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, है ना। ये आमतौर पे बुद्धि की परिभाषा में कहा जाता है कि क्या है बुद्धि? इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। जबकि एल्फ्रेड बिने आते हैं, एल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल, है ना। तार्किक चिंतन करना, अच्छे तरीके से समझना और अच्छे तरीके से उसको जज करना, ये एल्फ्रेड बिने की परिभाषा कहती है। फिर वेशलर आते हैं। वेशलर क्या कहते हैं? वेशलर इंटेलिजेंस को कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस को हमको समझना है तो इसको इसकी फंक्शनैलिटी के तौर पे समझना पड़ेगा। दैट इज इसकी वैल्यू फॉर अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, है ना। आप एनवायरमेंट के साथ में कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो, अडेप्ट करते हो, उसको वेशलर इंटेलिजेंस मानते हैं। जबकि वेशलर जब इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? इट इज अ ग्लोबल
and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and to deal effectively with his or her environment, है ना। आपको व्यवहारपूर्ण तरीके से बिहेव करना है, एक्ट करना है, पर्पसफुली एक्ट करना है और थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट। देन उसके बाद में गार्डनर और स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन आती है, तो ये सजेस्ट करते हैं दैट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडेप्ट्स टू द एनवायरनमेंट बट एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स इट। जब वेस्लर बात कर रहे हैं कि आप अगर एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन जानते हो तो आप इंटेलिजेंट हो, पर क्या गार्डनर और स्टर्नबर्ग कह रहे हैं कि आप अडेप्ट अडेप्ट कर सकते हो, पर ये सिर्फ इंटेलिजेंस का मानक नहीं हुआ। मानक क्या होगा कि अडेप्ट करने के बाद आप उसको मॉडिफाई और उसको रीशेप करने की भी एबिलिटी रखते हो। फिर लास्ट में एनसीईआरटी के हिसाब से जो डेफिनेशन है, इन सबको मिलाकर के एनसीईआरटी ने एक डेफिनेशन बनाई हुई है, वो क्या है कि इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू थिंक रैशनली एंड टू यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है दुनिया को, थिंक रैशनली तार्किक चिंतन आप करने के लायक होने चाहिए और यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, अब ये जो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आप देखो। शुरू में अपन ने ऑक्सफोर्ड का देखा, परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। जबकि एल्फ्रेड बिने की बात करें तो वो क्या कह रहे हैं, बुद्धि क्या है, टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल। वेस्लर क्या कह रहे हैं, वेस्लर कह रहे हैं इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट। फिर गार्डनर और स्टर्नबर्ग आते हैं, वो भी वेस्लर वाली बात कर रहे हैं, पर उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ये कि आप अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट तो होना ही चाहिए, पर आप एक्टिवली उसको मॉडिफाई करने और रीशेप करने के काबिल भी होने चाहिए। फिर एनसीईआरटी के हिसाब से क्या डेफिनेशन है कि इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। तो ये आपको बेसिक 5 डेफिनेशन है, ऐसी कैसी रट लेना, 3-4 बार पढ़ोगे तो ये रट जाएंगे, है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इंटेलिजेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इंटेलिजेंस क्या है, ये एग्रीगेट ऑफ मेनी एबिलिटीज माना गया है ना। जैसे कि हमने ऊपर देखा ना, रैशनली थिंक करना भी इंटेलिजेंस है, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज आल्सो इंटेलिजेंस एंड टू अवेलेबल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना भी इंटेलिजेंस है। तो ये एग्रीगेट है किसका, मेनी एबिलिटीज का। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स कैन इफेक्टिवली एनालाइज एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, है ना, इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। फिर अडेप्टेबिलिटी, हमने जो वेस्लर की डेफिनेशन देखी वो अडेप्टेबिलिटी की बात करता है, तो ये क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटी टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, ये अडेप्ट है, अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एडजस्ट बिहेवियर अकॉर्डिंगली। फिर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए इंडिविजुअल में, इंटेलिजेंट इंडिविजुअल पोजेस स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, है ना, जो वो उनको मदद करती है किसमें, इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करने में, कोई लॉजिकल फैलेसी है तो उसको आइडेंटिफाई करने में और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। फिर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल क्या होगा, क्रिएटिव होगा, है ना। तो इंटेलिजेंस ऑफन मैनिफेस्ट इन द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, जनरेट नोवेल आइडियाज एंड अप्रोच प्रॉब्लम्स फ्रॉम अनकन्वेंशनल पर्सपेक्टिव, है ना। अलग तरीके से आप अलग तरीके से अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो या उसका समाधान निकाल रहे हो, तो ये क्रिएटिविटी भी क्या, इंटेलिजेंस कहलाएगी। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर किसी में एबिलिटी है तो वो भी इंडिविजुअल इंटेलिजेंट कहलाएगा, क्योंकि वो आर्टिकुलेट कर पा रहा है किसको, क्लियरली अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पा रहा है, अपने आइडियाज को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पा रहा है ना। ये सेकेंडली, ये आप वर्ड देख लेना, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट्स प्रोनाउंसिएशन, तो ये आप देखना, है ना। एंगेज इन मीनिंगफुल डायलॉग विद अदर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, इंटेलिजेंस के। अब इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस को हमने कितने भागों में बांटा हुआ था, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद में हमने कल्चरल इंटेलिजेंस देखा। तो ये सारे इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं या फिर उसके अलग अलग वैरायटीज हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। अब कॉग्निटिव इंटेलिजेंस क्या हुआ, जैसे अपन जो बेसिक इंटेलिजेंस, जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसको हम बोल सकते हैं, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर जो हमारी स्कूली, है ना, स्कूलिंग के समय जो इंटेलिजेंस, जिसको इंटेलिजेंस समझा जाता था, उस इंटेलिजेंस को हम कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये वंस एबिलिटी टू लर्न, है ना, टू रिमेंबर, टू रीजन, टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू डिफरेंशिएट लॉजिकल जजमेंट एंड टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट इज कॉल्ड कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, है ना। याद करना, उसको याद रखना और तार्किक होना, रीजन करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी चीजें क्या आती है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस में आती है। इसके बारे में देखो, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के ऊपर जितनी रिसर्च हुई है उसमें जीन पियाजे का नाम बहुत पॉपुलर है। इन्होंने 1970 में थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी, है ना। ये पहली ऐसी थ्योरी थी जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रही है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट 1970 में जीन पियाजे द्वारा दी गई। इसमें ये क्या है, बच्चों की स्टडी करते हैं और ये बच्चों की स्टडी करके ये पता लगाते हैं कि चाइल्ड की जो एज है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगी, उसके जो कार्य का क्षेत्र है, फील्ड ऑफ हिज वर्क, ये भी इंक्रीज होगा और इसके साथ साथ बच्चे की जो इंटेलिजेंस होगी वो डेवलप होगी, है ना, इंटेलिजेंस भी इंक्रीज होगी। क्योंकि इंटेलिजेंस को कई लोगों द्वारा ये माना गया है कि ये क्या है, हेरिडिटी है, या फिर ये आप जब जन्म लेते हो तो ये आप में पहले से होती है। तो जीन पियाजे अपनी स्टडी से द्वारा ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है, चाइल्ड का जैसे जैसे उसका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इंटेलिजेंस इंक्रीज होगी। तो ये किसमें बताते हैं, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर ये 4 स्टेजेस बताते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सबसे पहली तो मोटरी सेंसर स्टेज,
जो 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं उनकी होती है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल के बच्चे हैं उनकी होती है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये 7 से 11 साल के लोगों की होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 साल से बड़े हो गए हैं उनकी। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उनके कार्य क्षेत्र का जो विस्तार हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पियाजे ने 4 स्टेजेस किसकी बताइए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पियाजे की ये थ्योरी आप ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर अपन बात करें सोशल इंटेलिजेंस की, तो सोशल इंटेलिजेंस क्या है, जैसे जो समाज अपने से एक्सपेक्ट करता है ना, जो समाज अपने से एक्सपेक्ट करता है वही सोशल इंटेलिजेंस। अब समाज हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप है ना कोई भी, जैसे मान लो अपन एग्जांपल के तौर पे देखें तो कोई भी आप फंक्शन में जाओ है ना, तो आप वेल बिहेव्ड हो, यही तो एक्सपेक्ट करता है समाज। कोई भी किसी से आप बात कर रहे हो तो आप वेल मैनर्ड रहो, ये सारी चीजें सोशल इंटेलिजेंस समाज द्वारा मानी गई है। तो समाज द्वारा जो मानी गई है वही इंटेलिजेंस को सोशल इंटेलिजेंस नाम दे दिया। तो इसकी डेफिनेशन देखो तो इट इज एबिलिटी टू इफेक्टिवली अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप्स, है ना। जो आप जैसे फंक्शन में 70 लोगों से मिल रहे हो तो वो सोशल रिलेशनशिप, वो सोशल गैदरिंग्स में जो आप बिहेव कर रहे हो, या आपके घर पे आपके एल्डर्स के साथ में बाकी लोगों के साथ में कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीजें सोशल इंटेलिजेंस में काउंट होती है। तो इट इज द एबिलिटी टू इफेक्टिवली अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक परिवेश के साथ। फिर ये इंक्लूड क्या करता है, इट इंक्लूड्स एबिलिटी टू रिस्पेक्ट सोशल ऑर्डर, जो अपन ने समाज वाली बात की, फंक्शन में आप जा रहे हो, सोशल ऑर्डर है कुछ, उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। कमिटमेंट टू एल्डर्स, एल्डर्स के साथ में जो कमिटमेंट है, माता पिता के साथ में, आपके दादा दादी के, नाना नानी के साथ में ये कमिटमेंट है। एल्डर्स से समाज में बाकी एल्डर्स जो है उनके साथ में। फिर यंगस्टर्स और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है वो। फिर उसके अलावा रेस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स व्यू, जो दूसरे लोग हैं उनके व्यूज की भी रिस्पेक्ट करना और दूसरों की केयर करना। ये बेसिक इसके बारे में सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है। इसमें जैसे अपन एग्जांपल देखें कि एम्पैथी है ना, एक्टिव लिसनिंग, अडेप्टेबिलिटी, सोशल अवेयरनेस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एबिलिटी, ये सारी जो एबिलिटीज हैं वो किस में आ जाएंगी, सोशल इंटेलिजेंस में। जैसे एम्पैथी, आप मान लो कि आप किसी बस में बैठे हो और आपको पता चल गया, या मेट्रो में बैठे हो, आपको पता चल गया कि ये मेरे सामने कोई बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो ये जो आपकी एबिलिटी है ना, जो आपको ये एहसास दिला पा रही है कि यार ये इंसान तकलीफ पा रहा होगा, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं इसको बैठने दे देता हूँ, ये सोशल इंटेलिजेंस है। ये जो फीलिंग ऑफ एम्पैथी है, दूसरों की भावनाओं को समझना है, ये सोशल इंटेलिजेंस है। ठीक है। और बाद में जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सोशल इंटेलिजेंस भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर सोशल इंटेलिजेंस का देखो, कार्ल एल्ब्रेच ने एक स्पेस मॉडल दिया है ना। कार्ल एल्ब्रेच ने एक किताब लिखी, सोशल इंटेलिजेंस द न्यू साइंस ऑफ सक्सेस, है ना। न्यू साइंस ऑफ सक्सेस किसको बताया इन्होंने, सोशल इंटेलिजेंस को बताया, और उन्होंने स्पेस मॉडल दिया। स्पेस मॉडल में क्या दिया, स्पेस तो इन्होंने बताया, एस से बताया सिचुएशनल या सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, पी से बताया प्रेजेंस, ए से बताया ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, सी से बताया क्लैरिटी होनी चाहिए, और ई से क्या बताया, एम्पैथी होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए सोशल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल में, है ना। तो ये इन्होंने बोल दिया कि ये नई साइंस है सक्सेस की। आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो आपको सोशली इंटेलिजेंट होना चाहिए। फिर हम देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस देखो क्या है कि आप मान लो कि किसी की ये एबिलिटी कि वो खुद की, है ना, खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, विचारों को समझ सकता है, खुद के भी और दूसरों के भी, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस ऊपरी तौर से देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में देखो, हार्वर्ड गार्डनर नाम के एक इंसान हुए, उन्होंने 1983 में किताब लिखी फ्रेम्स ऑफ माइंड, है ना, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उसमें ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि के बारे में बात करते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत देते हैं। इसमें ये दो तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। एक तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है और एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में क्या है कि ये खुद की फीलिंग्स, है ना, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स, डिजायर्स, थॉट्स, टारगेट्स, पावर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब खुद के बारे में जितना भी चिंतन करके और आप जो अवेयरनेस लाते हो, उसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इन्होंने बोला है। और इन्होंने क्या कहा है, पर्सन हाई ऑन दिस एबिलिटी आर क्यूरियस टू नो द रियल आइडेंटिटी। ये देखो संत महात्माओं जैसी बात करते हैं, इसके एग्जांपल में देखो स्पिरिचुअल सेंट्स जो हैं, फिलोसोफर जो हैं, वो लोग क्या है कि आप आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में, कि लाइफ का मीनिंग क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस है तो है कैसे, भगवान के बारे में, ये सारी चिंतन करना, तो ये क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। फिर दूसरा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये क्या कहता है कि सेंसिटिव टू अदर्स बिहेवियर, है ना, दूसरों के बिहेवियर को आप समझो और उसके प्रति आप सेंसिटिव हो, तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है। दिस इज स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोटिव्स, बिहेवियर, फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल एंड टू मेक गुड रिलेशन विद अदर्स, है ना, अच्छा रिलेशन दूसरे के साथ में बना करके रखना। जैसे आप देखो पॉलिटिशियंस को, रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं उनको देखो आप, तो ये इसके एग्जाम्पल है। इंटर और इंट्रापर्सनल अपन ने इंटेलिजेंस देखी। फिर ये जो इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से समझाने का काम है, वो सेलोवी और मेयर ने सबसे पहले बार 1990 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। और उसमें इन्होंने ये बताया कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी है क्या, टू अंडरस्टैंड वंस ओन एंड अदर पीपल्स इमोशन, और उनके बीच में टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट इमोशंस, है ना। दो अलग अलग इमोशन है, गुस्सा है और आपको चिढ़ है ना, तो ये दो अलग अलग इमोशन है, इसके बीच में डिफरेंशिएट कर पाना भी क्या है, ईआई है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। और फिर इसके बारे में टू यूज इमोशनल इंफॉर्मेशन
जो गाइड करेगी आपको क्या, आपकी थिंकिंग को और आपके बिहेवियर को। तो ये कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेलोवी और मेयर ये डेफिनेशन है। अब सेलोवी और मेयर ने जो किताब आर्टिकल लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें जो डेफिनेशन दी हुई है हमने वो देख ली। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में और क्या है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर एक देखो किताब लिखी सेलोवे और मेयर की किताब है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। और इसमें इन्होंने क्या दिया, PUUM मॉडल दिया, है ना। PUUM क्या है, परसीव, यूज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज, है ना। ये क्या कह रहे हैं PUUM मॉडल में, कि जो इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो क्या है, एबिलिटी है इस चीज की, टू परसीव, टू यूज, टू अंडरस्टैंड एंड टू मैनेज द इमोशन ऑफ ओन, खुद के और दूसरों के। तो ये PUUM मॉडल किसमें दिया गया है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की किताब है, जो 1997 में लिखी गई। फिर एक एक आदमी आता है डैनियल गोलमैन, है ना। ये किताब लिखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ये इनका कहना है जो EI है, ये क्या ज्यादा जरूरी है किससे, IQ से। हम पूरे जीवन IQ के बारे में बात करते हैं, EI के बारे में बात नहीं करते। तो ये एक थ्योरी देते हैं, थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। और ये कहते हैं कि EI जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये ट्रेट नहीं है ना। ये मतलब पहले से आपके अंदर हेरिडिटी नहीं है, इसको एक्वायर किया जा सकता है। और इंडिविजुअल की सक्सेस में IQ तो सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करता है, और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका कंट्रीब्यूशन 80% तक रहता है। तो ये बातें कौन बता रहे हैं, डेनियल गोलमैन बता रहे हैं। फिर उनकी एक किताब है डेनियल गोलमैन की, व्हाट मेक्स अ लीडर, उसमें ये 5 डायमेंशन बताते हैं किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 अलग अलग डायमेंशन है। उसमें क्या क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, फिर एम्पैथी है और सोशल स्किल्स है। सेल्फ अवेयरनेस में खुद के बारे में जानना, तो स्टेट ऑफ माइंड, आपके इमोशन क्या है, आपके वैल्यूज क्या है, गोल क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है। फिर सेल्फ रेगुलेशन में क्या है, टू एक्सप्रेस इमोशन एंड इट्स इंटेंसिटी, इमोशन कौन से इमोशन को कहाँ किस स्थिति में किस इंटेंसिटी के साथ में एक्सप्रेस करना है, वो सेल्फ रेगुलेशन है। फिर सेल्फ मोटिवेशन है, मोमेंट्स जो खराब मोमेंट्स होते हैं, वो सारी जो सिचुएशंस आती है उसमें आप कैसे सेल्फ को मोटिवेट रख पाते हो। फिर एम्पैथी की बात है, टू नो द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अदर पर्सन एंड टू फील इट, ये एम्पैथी है। फिर सोशल स्किल्स, जो इंटेलिजेंस है, मैंने आपको जब सोशल इंटेलिजेंस की बात की थी तो मैंने बोला था कि हम देखेंगे कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी सोशल इंटेलिजेंस आपस में कोरिलेटेड है। तो सोशल स्किल्स भी ऐसी इंटेलिजेंस है जो सोशल कंडीशन में आप यूज करते हो, और वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। तो ये 5 डायमेंशन डेनियल गोलमैन ने अपनी किताब व्हाट मेक्स अ लीडर में दिए, किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस के। फिर आगे देखो तो एक केवी पेट्रॉइड नाम के आदमी है, उन्होंने ट्रेड थ्योरी दी किसकी, इमोशनल इंटेलिजेंस की। इसमें ये कहते हैं ट्रेड थ्योरी में, मतलब सीधी बात है, ये कह रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक ट्रेट है और इसको एक्वायर नहीं किया जा सकता। एक्वायर मतलब इसको बाद में आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, आप ये इनहेरिटेड होता है, आप जब पैदा होते हो तो आप में ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। और वैसे ही बहुत सारी थ्योरीज के बारे में क्या है, ये चर्चा चलती रहती है कि ये जैसे लीडरशिप एक थ्योरी है, लीडरशिप के बारे में ये दोनों थ्योरी चलती है कि ये हेरिडिटी होती है, कि लीडर इज अ लीडर बॉर्न और इज अ लीडर मेड। तो ये इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। ट्रेड थ्योरी है, आप ये याद रखना, केवी पेट्रोइड की, और वो क्या कहते हैं कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, ट्रेट है और इसको एक्वायर नहीं किया जा सकता है। जबकि डेनियल गोलमैन क्या कह रहे थे अपनी किताब में, इन्होंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ में, कि ये जो है ना, ये ट्रेट नहीं है भाई साहब, ये एक्वायर की जा सकती है। ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट में हम लोग देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी पहले, जो सेलोवी और मेयर की डेफिनेशन थी, और उन्होंने जो मॉडल दिया था PUUM, उसके हिसाब से देखें तो परसीव, अंडरस्टैंड एंड बीइंग सेंसिटिव टू वंस ओन फीलिंग एंड इमोशन, ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस का। और टू परसीव एंड टू बी सेंसिटिव टू इमोशंस ऑफ अदर्स, दूसरों के उस पे भी, मतलब इमोशन को परसीव करना और सेंसिटिव रहना उसके प्रति, दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट करना और उसके बॉडी लैंग्वेज और वॉइस से उसको समझना। तो ये भी क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। फिर रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स सो दैट यू कैन टेक देम इनटू अकाउंट वाइल सोइंग, वाइल सॉल्विंग, है ना, वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो ये डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप दूसरों के थॉट्स को और इमोशंस को कैसे रिलेट कर पा रहे हो, आपके थॉट्स को कैसे रिलेट कर पा रहे हो, ये क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का कैरेक्टरिस्टिक है। फिर बीइंग अवेयर ऑफ नेचर एंड इंटेंसिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर इमोशन, आपके जो भी इमोशन आ रहा है, मान लो गुस्सा आ रहा है आपको, तो आपको आपके गुस्से का नेचर पता होना चाहिए, आपके गुस्से की इंटेंसिटी पता होना चाहिए, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अवेयर हो तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। फिर आप रेगुलेट एंड मैनेज योर इमोशन सो दैट हार्मनी इज अचीव्ड, है ना, हार्मनी अचीव कर सको, ऐसा अगर आप अचीव्ड इन प्रैक्टिस एंड बिहेवियर, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाते हो। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कल्चरल इंटेलिजेंस। देखो RS में पहले कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में आई थिंक 2 मार्क्स में नहीं पूछा हुआ है, बाकी सबके बारे में पूछा हुआ है। तो इस बार मुझे जहां तक लगता है ये 2 मार्क्स में पूछना चाहिए। तो कल्चरल इंटेलिजेंस क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू कल्चरल पैरामीटर्स, है ना। जैसे सामाजिक जो पैरामीटर हैं उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, कस्टम्स में, बिलीफ्स में, ये सब जो चीजें होती है इनमें, इनके अकॉर्डिंग एक्ट करना क्या कहलाएगा, कल्चरल इंटेलिजेंस कहलाएगा। और जो स्टर्नबर्ग है, एक स्टर्नबर्ग और एक वाइगोटस्की नाम के इंसान है, वो क्या कहते हैं, स्टर्नबर्ग तो कह रहे हैं इंटेलिजेंस जो है वो प्रोडक्ट ही कल्चरल एनवायरनमेंट का है।
जो आपके आसपास जो आपका परिवेश है उसका जो प्रोडक्ट है वही इंटेलिजेंस है। पर वाइगोटस्की क्या कहते हैं कि वाइगोटस्की कहते हैं कि ऐसा तो है, आप बात कह रहे हो वो सही है, पर मेंटल एक्शन क्या है, दो प्रकार के हैं। एक प्राइमरी मेंटल एक्शन होते हैं, जो तो क्या होता है कि आपके जो आसपास के परिवेश है उससे इफेक्टेड नहीं होते हैं। एक हायर मेंटल एक्शंस होते हैं जो प्रोडक्ट होता है आपके कल्चर का। तो स्टर्नबर्ग जो बात कह रहा है वो सही है और वो हायर मेंटल एक्शंस है। पर वाइगोटस्की क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक प्राइमरी और एक हायर। तो प्राइमरी में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यूनिवर्सल मेंटल एक्शंस है ना, जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। जैसे कि क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन। अब क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन आप देख लो कहीं से भी आपके जो कल्चरल एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, जो बच्चा है पैदा होने के बाद जब वो रोता है तो वो आउटसाइड एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, उसको ये चीज ऑलरेडी आती है। तो ये यूनिवर्सल मेंटल एक्शन है, तो इसको प्राइमरी मेंटल एक्शन का। फिर हायर मेंटल एक्शन में क्या लिया, जैसे थिंकिंग एबिलिटी, जैसे मैथमेटिकल सॉल्यूशन। ये आपका जैसे कल्चर है, जैसा आपने आसपास लोगों को देख करके या फिर उन्होंने आपको समझाया है तो आपने समझा है तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। तो ये आपका प्रोडक्ट इंटेलिजेंस, हायर मेंटल एक्शंस जो है वो इंटेलिजेंस को प्रोडक्ट बता रहे हैं किसका, कल्चरल एनवायरनमेंट का। फिर देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, या फिर आप ओरिएंटल और ये एक्स ऑक्सीडेंटल, ये सब नॉन वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज में डिफरेंस देखो कि यहाँ पर जो कल्चरल इंटेलिजेंस है या फिर इंटेलिजेंस है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो वेस्टर्न जो कंट्रीज होती है इसमें एम्फेसिस किया जाता है किस पे, एनालिसिस पे, बेटर परफॉर्मेंस पे, गोल ओरिएंटेशन पे और रैशनैलिटी पे, तार्किकता पे। जबकि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में कॉग्निटिव एबिलिटीज, हमने देखा था कि ये सारी जो गोल ओरिएंटेशन और जो याद करने की क्षमता, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारी चीजें क्या है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस में आती है। तो कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ साथ सोशल रिलेशंस को मेंटेन करना भी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज या फिर एशियन कंट्रीज या फिर इंडिया के तौर पे देख लो आप, तो भी तो सोशल रिलेशंस को मेंटेन करना भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज माना गया है। वेस्टर्न कंट्रीज में देखें अपन तो इंडिविजुअल अचीवमेंट पे फोकस्ड होती है, जबकि जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है वो कम्युनिटी अचीवमेंट ओरिएंटेड होती है ना, कम्युनिटी अचीवमेंट के ऊपर फोकस होती है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज में इंटेलिजेंस है उसको टेक्निकल इंटेलिजेंस भी कहा गया है, और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में जो इंटेलिजेंस है उसको इंटीग्रल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है। तो ये हमने देखा कल्चरल इंटेलिजेंस। फिर हम देखें लास्ट में जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो क्या है। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में देखो, डाना जोहर और इयान मार्शल, इन्होंने एक किताब लिखी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है ना, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपको याद रखनी है ये। तो उसमें ये क्या कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रेफर्स टू अंडरस्टैंड द सेल्फ, टू हैव सोशल मीनिंगफुल पर्पस एंड कमिटमेंट टू ह्यूमन वैल्यूज, है ना। तो ये डेफिनेशन दे रहे हैं कौन, डाना जोहर और इयान मार्शल। क्या कह रहे हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, टू हैव सोशल मीनिंगफुल पर्पस एंड कमिटमेंट टू ह्यूमन वैल्यूज। अब ये स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन कौन होगा, जो ह्यूमैनिटी को सुपीरियर मानता है, जो भी वो काम कर रहा है वो मानववादी सोच का है, और वो ह्यूमैनिटी को सुपीरियर या ह्यूमैनिटी को सामने रख करके और उस काम को एग्जीक्यूट कर रहा है। अपन इंपॉर्टेंस देखिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की, तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट जो मानववाद अप्रोच आई उसका डेवलपमेंट ही इससे हो रहा है। फिर ये रेस्पेक्ट करना सिखा रहा है किसको, नेचर एंड इट्स कंपोनेंट्स को रेस्पेक्ट करना सिखा रहा है। नोशन ऑफ कंपैशन, एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव, इससे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से डेवलप होता है। रेस्पेक्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, और एम्फेसिस ऑन कंपोजिट कल्चर, है ना, कंपोजिट कल्चर के ऊपर ये एम्फेसाइज करता है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंस है किसकी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की। अब इसके बाद में हम लोग दो तीन चीजें और जो रह गई है वो देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस थ्योरी देखो, थॉर्नडाइक नाम के एक ये साइंटिस्ट हुए, इन्होंने इंटेलिजेंस थ्योरी दी और उसमें तीन टाइप की इंटेलिजेंस बताई, है ना। एक तो सोशल इंटेलिजेंस, एक कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और एक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब सोशल इंटेलिजेंस क्या है, ये जनरल मेंटल एबिलिटी है इन विच अ पर्सन अंडरस्टैंड अदर पर्सन एंड बिहेव स्किलफुली विद देम, है ना। ये हमने पहले भी जो सोशल इंटेलिजेंस की देखी उसमें भी हमने यही समझा था। तो ये थॉर्नडाइक भी यही बात कर रहे हैं, ये जनरल मेंटल एबिलिटी है दूसरों के जो बिहेवियर है उसको समझने का और उनके साथ स्किलफुली बिहेव करने का। फिर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस की बात की, तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को इन्होंने दूसरा नाम दिया मैकेनिकल इंटेलिजेंस, यांत्रिकी बुद्धि भी इसको कहा। और ये इसको बताया कि ये मेंटल एबिलिटी है किसकी, ऑफ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द सॉलिडिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को समझने की और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने की अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे इंजीनियर और ट्रेडर, ये सब इसके एग्जांपल्स दिए, तो ये कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस हो गई। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस देखो क्या है कि ये मेंटल इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटी है किसकी, मैथमेटिकल और वर्बल साइंस को अंडरस्टैंड करने की, सिंबल्स को अंडरस्टैंड करने की और उनको एक्सप्लेन कर पाने की, जो अलग अलग फिनोमेनाज होते हैं उनको एक्सप्लेन कर पाने की, चाहे वो मैथमेटिकल हो या फिर अलग तरीके से जो सोच विचार करते हैं। जैसे आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिस्ट और फिलोसोफर्स, तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आ जाता है। फिर अपन देखें इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी और एनवायरमेंट ऑन इंटेलिजेंस। अब अपन ये जो पहले ट्रेड थ्योरी और देख रहे थे, और ट्रेड थ्योरी और उस टाइम पर अपन जो बात कर रहे थे कि क्या हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है या फिर एनवायरमेंट का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पे। तो इसमें क्या है कि इसमें एक रिसर्च हुई और वो रिसर्च क्या कहती है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, है ना, जो एक जैसे दिखने वाले होते हैं, अगर उनको एक साथ रियर किया गया है, एक साथ उसका पालन पोषण किया गया है, तो उनमें इंटेलिजेंस में कोरिलेशन 0.90 है। और अगर उनको अलग अलग पालन पोषण किया गया है तो कोरिलेशन कितना है, 0.72, विच सिंपली एक्सप्लेन्स कि
आपका जो एनवायरमेंट है वो आपकी इंटेलिजेंस पर फर्क डालता है। फिर इसके बाद में इन्होंने और भी जो स्टडी हुई उसमें इंटेलिजेंस ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन है ना, जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन है उसमें क्या है कि जब शुरुआती दौर में तो उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके साथ में उनकी इंटेलिजेंस मैच करती है, पर जैसे जैसे वो आगे जो उनके उसको जो पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं उनके साथ रहता है तो उनका उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उनके सिमिलर हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हेरिडिटी का भी प्रभाव तो है पर एनवायरमेंट के साथ साथ वो चलता है। ठीक है, हेरिडिटी से भी आपको कुछ चीजें मिलती तो हैं पर वो एनवायरमेंट के साथ चेंज और ढलती घटती बढ़ती रहती हैं। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये डायरेक्टली आपसे 2 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी है और फिर ये कंक्लूड करना है कि क्या है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है किसका, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। फिर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बुद्धि या इंटेलिजेंस को देखें तो क्या है, बुद्धि किसको माना गया है, ये इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस को बुद्धि माना गया है, विच गिव्स एम्फेसिस ऑन कनेक्टिविटी सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। और ये क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है फॉलोइंग कैपेसिटीज को, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, सोशल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, इमोशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए और एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। तो ये क्या क्या है, देखो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसमें बुद्धि को ये माना गया है। फिर सोशल कॉम्पिटेंस में क्या माना गया है कि सोशल सिस्टम्स के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए और सोशल रूल्स के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए और सोशल हार्मनी में विश्वास होना चाहिए। फिर इमोशनल में इमोशनली मेच्योर होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए इमोशंस पर, सेल्फ इवैल्यूएशन की एबिलिटी होनी चाहिए और अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस है उसमें क्या है, कमिटमेंट, हार्डवर्क और पेशेंस जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इसमें हमने जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसमें बुद्धि को इस तरीके से अलग अलग तौर पे डिफाइन किया गया है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है कि ये वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा इंडिया में मानी जाती है और ये सर्वे भवन्तु सुखिना एक कंसेप्ट है। चलो वासुदेव कुटुंबकम आप याद रख लेना, इंडियन कल्चर की ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। फिर इसमें डायरेक्टली एक आईक्यू है, तो आईक्यू का आप विलियम स्टर्न ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये याद रख लेना। इसके बारे में मेरे को लगता नहीं है कोई क्वेश्चन बनता है। तो विलियम स्टर्न क्या कहते हैं, आईक्यू होता है वो मेंटल एज है ना, मेंटल एज और क्रॉनिकल एज इनटू 100। ठीक है, तो ये आईक्यू का फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है। तो आप ये देख लेना एक बार, मेरे को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं तो मैंने उसमें एनसीईआरटी में वैसे इसका एक वो दिया हुआ है पूरा 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 क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये समवॉट लाइक दिस ये ग्राफ बनता है, पर एज आई टोल्ड यू मुझे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट अपने लिए। जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं खुद भी स्टडीज करता हूँ तो भी मैं आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बेसिस पर ही करता हूँ। यहाँ पर जो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं वो भी इसी बेसिस पर है। ठीक है, तो आज हमने लेक्चर 1 बिहेवियर का फिनिश कर लिया, आगे हम 2 3 हमने टोटल 4 लेक्चर्स लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।